गुड इवनिंग एवरीवन। जिन्होंने भी आईबीपीएस पीओ का मेंस क्लियर किया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन्होंने नहीं क्लियर किया है अभी तक, तो फ्यूचर में आपको ये वीडियो काम आने वाला है, ये गाइडेंस आपको काम आने वाली है। तो आप ध्यान से इस वीडियो के लास्ट तक तो बने रहना, ठीक है। मतलब ये जो सेशन है, बीच में ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि अभी मेरा मेंस नहीं निकला तो ये मेरे काम का वीडियो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं अपने इंटरव्यू गाइडेंस के बारे में। और पहला सवाल आपके सामने जो सबके मन में आता है कि क्या पूछा जाएगा, तो उससे भी पहले एक चीज होती है। पूछे जाने से पहले क्या होता है, आप जा रहे हो एक पैनल में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इस चीजों के बारे में क्लियर कट समझाना चाह रहा हूं। देयर इज अ एज गैप। कुछ लोग अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट। चलिए, देयर इज अ एज गैप। जो उस पैनल में बैठे हुए लोग होते हैं ना, दो तीन वहां के वर्क करने वाले होते हैं। एक दो लोग जो होते हैं, प्रॉपरली अगर मैं बात करता हूं तो वो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, काफी ज्यादा आपसे सीनियर होंगे। आपका एज ग्रुप 21 to 30 के बीच में होगा। आपके सामने बैठे हुए लोग 55 to 60 होते हैं। 55 to 60 मैं कह रहा हूँ, 5 to 6 पर्सन उस पैनल में रहेंगे आपके सामने, ठीक है। अब जरा मैं इस पैनल के बारे में आपके सामने बता देता हूँ कि क्या होगा। एक दिन में 55 से 60 कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है। पहले आपको एक नॉर्मल सी गाइडलाइन समझिए। 5 से 6 लोगों को 55 से 60, 55 to 60 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है। अब आप ये सोचो कि पूरे दिन में वो 60 लोगों को, क्या हर एक इंसान को 10-10 मिनट का समय दे सकते हैं क्या? 10 मिनट, 12 मिनट। कुछ लोग आते हैं इंटरव्यू से बाहर निकल के आते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं कहते हुए पहला सवाल उनका होता है, सर मेरा इंटरव्यू तो 3 मिनट ही चला। कुछ कहते हैं मुझे तो केवल दो ही क्वेश्चन पूछ के निकाल दिया। कुछ कहते हैं मेरे से 20 मिनट तक बातें की। तो भाई वो 20 मिनट वाले ने उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने पास होल्ड करके रखा था। जब आप एक कॉमन तरीके से इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो आप ज्यादा देर तक नहीं। 3 शिफ्ट में होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में आपको अच्छा टाइम दिया जाता है। लंच टाइम में इंटरव्यू बहुत फास्ट कंडक्ट किए जाते हैं। और इवनिंग सेशन में तो बस ये होता है, बुलाओ और खत्म करो। इतना कम समय दिया जाता है, ठीक है। तो आपको पहली चीजें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे एक जो पहला इंसान जो सबसे सीनियर होगा, दैट वन इज हेड ऑफ द पैनल। अब इनके इधर दो इंसान होंगे और इनके इधर दो इंसान। जनरली 5 लोगों का पैनल बनाया जाता है। हो सकता है 6 लोगों का भी पैनल बन जाए। तो जो सेंटर पे आपके सामने जिसको आप फेस करते हो, सबसे पहले आपका फेस जिसकी तरफ होता है, वो आपका हेड ऑफ द पैनल कहलाएगा, ठीक है। इन पैनल में कोई भी एक लेडीज भी रहेंगी, एक कभी कभी दो हो जाती हैं, पर एक तो कंपलसरी है। तो ये आपके सामने एक पैनल लगा हुआ है जिसमें 5 लोग हैं, एक हेड ऑफ द पैनल, एक लेडीज, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट। एक इंसान ऐसा होता है जिसको बहुत नॉलेज है। आप उसको अगर बैंकिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप वहां झूठ बोल के बच जाएंगे। ये इंसान केवल यही देखने के लिए बैठा होता है और एकदम आखिरी में वार करने के लिए चालू करना चाहता है, ठीक है। बचे हुए 2 लोगों में एक कोई ऐसा इंसान होगा जो केवल आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, उसका बाकी कोई काम नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा ये कंटिन्यूअसली मुझे घूरे क्यों जा रहा है। आपका कॉन्फिडेंस देख रहा है, आपके प्रेजेंटेशन का स्टाइल देख रहा है, और आपके बिहेवियर को वो इंसान देख रहा है। तो एक इंसान जो है यहाँ पे आपके लिए पूरी तरीके से मॉनिटर करने के लिए रखे जाएंगे, ठीक है। अब ये जो पांचवा इंसान है, ये भी कभी कभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो जाते हैं, या ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होते तो ये रीजनिंग एक्सपर्ट होते हैं। ये आपके सामने रीजनिंग एक्सपर्ट होने का मतलब क्या है, ये आपको क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल पूछ रहे होते हैं। लाइक अगर आपकी ब्रांच लॉस में चल रही है तो आपके क्या स्टेप होंगे, ऐसा कुछ हुआ तो क्या होने वाला है। 1 मिनट। कोई एक बच्ची थी जिसको ज्वाइन शायद नहीं कर, नहीं हो गई है वो, ठीक है। तो आप पहली चीज देखिए, 5 लोग होने वाले हैं, क्लियर। सबसे पहली चीज, आप जिस दरवाजे में जा रहे हैं ना, इस दरवाजे के अंदर जाने से पहले आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। सपोज करो ये इंटरव्यू का रूम है।
फील करो, अगर आपका नहीं भी निकला है इंटरव्यू के लिए अभी, मेंस का एग्जाम आप नहीं क्लियर किए हो, तो भी परेशान मत हो, एक दिन तो ये दिन देखना ही देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां जाने से पहले, आगे जाने से पहले, अपने गेटअप पे ध्यान दो, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दो, ठीक है। फील करो आज से कि तुम आज के डेट में बैंकर हो गए हो, तुम्हें दूसरों से अलग दिखना है, ठीक है। तो पहले हम किस पे बात करेंगे, हर बार लौट के इसी स्लाइड पे आएंगे, हर एक इंसान के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। पहले बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में। जितने भी लड़के हैं, कोशिश कर सकते हैं, यदि आपके पास पैसे हैं, चीजें हैं, तो आप सूट प्रिफर कर सकते हैं। सूट पहनने में कोई बुराई नहीं है कि आप, ऐसा मन में फीलिंग आ जाएगा सर मैं पीओ का इंटरव्यू क्या सूट पहन के दे सकता हूं। अगर आपके पास सूट है और प्रॉपर सूट है, सूट का मतलब क्या समझते हो ना, सूट का मतलब पार्टी वियर सूट की बात नहीं कर रहा हूं। सूट का मतलब क्या होता है, जिस कलर का आपका कोट होना चाहिए उसी कलर का क्या होना चाहिए, पैंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सूट नहीं होगा ऊपर वाला क्या, ब्लू, नीचे ब्लैक, चलाए जा रहे हैं। मैचिंग सूट होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आपके पास सूट है तो अच्छी बात है, और अगर सूट नहीं है तो आप अपने दिमाग में ये बैठा के रखिए, एक कोई डार्क पैंट लेनी है, ठीक है। डार्क पैंट में जनरली बच्चे जो अभी आईबीपीएस या हर जगह के लिए आपको इंटरव्यू देते हुए दिखेंगे, वो प्रीफर करेंगे डार्क पैंट में। आपके पास आप ब्लू कलर की ले सकते हो, थोड़ा और है तो ब्लैक कलर की जा सकते हो। अगर आपकी स्किन में थोड़ी ज्यादा ग्लो है तो आप ब्लैक कलर भी प्रीफर कर सकते हो। प्लस ध्यान रखना, ये जो शर्ट है ये लाइट कलर की होनी चाहिए, जो शर्ट है, शर्ट हमेशा लाइट कलर की आपको पहनना है, ठीक है। लाइट इन कलर का मतलब क्या हुआ, यू कैन चूज स्काई ब्लू। अब यही कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, आपने ब्लू पैंट पहन लिया और स्काई ब्लू शर्ट पहन लिया तो डूब गए। तो जब आप यहाँ स्काई ब्लू शर्ट ले रहे हैं तो आप ये पैंट जो है ये ब्लैक इन कलर कीजिए। यदि आप थोड़ा सा उनसे अलग हटना चाह रहे हैं तो आप ब्लू इन कलर के बजाय ब्लू इन कलर का आप पैंट लीजिए, और इस पे थोड़ी सी अलग, लाइक ब्लू इन कलर पिंक इन सेट कलर पे आप शर्ट ले लीजिए, ठीक है। मैं ऐसी क्यों बातें कर रहा हूं सर, कि यहाँ पे अगर मैं ब्लू के साथ लाइट पिंक को प्रिफर करूंगा तो मेरे साथ और क्या होने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे कोई कुछ भी कहे, टाई तो लगाना ही लगाना है। कोई कुछ भी कहे, इंटरव्यू में क्या लगाना है, कुछ लोगों को कहूं सर आज तक तो नहीं लगाए थे कॉलर वाली टाई, कैसे लगाएंगे, लगाना है भाई, बगैर लगाए क्या होता है, उससे आपकी स्किन कवर होती है। और इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये समझाने की जरूरत नहीं है आपको कि स्लीव्स आपके लास्ट क्या होने चाहिए, बंधे होने चाहिए, बंद होने चाहिए। साथ साथ आपकी शर्ट प्रॉपर क्या कहते हैं, आप ऐसा फॉर्मल उसको पहनने चाहिए, है कि नहीं, फिटिंग वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये झोला पहने जा रहे हो, इधर से ये भाग रही है, इधर से ये भाग रही है, भागती वक्ती नहीं, आराम से जाओ, थोड़ा पैसा खर्च करो, 1000, 1200, 1500 रुपए खर्च करो, टेलर के पास जाके बढ़िया फिटिंग की शर्ट बनवा के ले आओ, आगे भी काम आएगी। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आप एक लाइट कलर की, लाइट पिंक, और ध्यान रखें प्लेन, ध्यान रखें प्लेन शर्ट होनी चाहिए, ठीक है। प्लेन शर्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने स्टिकर बना दिया ऊपर से लेके नीचे तक आप छापा खाना पहन के जा रहे हैं, तो ऐसी चीजें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। ये लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो सबसे जरूरी पार्ट है वो क्या होना चाहिए, अब देखो शूज में भी ध्यान रखना, फैंसी शूज नहीं लेना है कि पता लगा आगे से नुकीले होते जा रहे हैं। नॉर्मल और लेस शूज आपको चाहिए होते हैं, नॉर्मल और लेस शूज। ऐसा नहीं आप नया फैशन वाला ले आए, विदाउट लेस के शूज ले आए। जो अच्छी चीजें हैं लेस शूज पहन के जाइए, और आगे से थोड़े चौड़े हों। जैसे आप देखते होंगे शूज दो टाइप के अभी स्टाइलिश में चल रहे हैं, आगे से पॉइंटेड शूज एक हो गए, और एक होता है आगे से थोड़े चौड़े वाले। तो जो चौड़े वाले शूज है वो आपको पहन के जाना है, ठीक है। पॉलिश होने चाहिए प्रॉपर, है कि नहीं, उस दिन तो क्या हो जाना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। बेल्ट आपको लगा के रखनी है, क्या लगा के रखनी है सर, गर्ल्स के लिए आएंगे बच्चा, गर्ल्स को भी डिस्कस करेंगे, एक एक चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेल्ट आपको लगा के रखनी है, टाई आपको बांध के रखनी। अब दो चीजें तुम जरूर ध्यान देना, देखो, तुम कुछ भी कर लो ना, तुम जिस दिन इंटरव्यू जा रहे होगे ना उस दिन तुम अपनी स्वेटिंग नहीं रोक पाओगे, कितना भी कुछ कर लो। आधा तो डर,
अरे भैया इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हे भगवान कौन सा सवाल होगा। जैसे ही कोई इंसान उधर से निकल के आता है आप उसके पास तुरंत पहुंच जाते हो, क्या पूछा, ये भी गलतियां नहीं करनी है। डू एंड डोंट्स में देखेंगे अभी। तो आपके दिमाग में क्या होगा कि स्वेटिंग तो हमेशा ही होनी है आपके पास। तो आपके माथे पे पसीना नहीं आना चाहिए। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो क्या है, माथे पे पसीना इंटरव्यू के बीच में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब तुम घर से गए, पूरा मेकअप वेकअप करके गए थे, तो मेकअप वगैरह कुछ मत करके जाना। बड़े प्यार से अपने चेहरे पे एक छोटी सी क्रीम, थोड़ा सा पाउडर, जिसको आप दोनों मिला के फाउंडेशन बना लोगे, ठीक है। क्रीम और पाउडर लगा के जाना, और साथ में अभी की डेट में टिश्यू पेपर जरूर रखना, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये टिश्यू पेपर तुम्हारे किस काम आने वाला है। अभी लड़का क्या करता है ना, इंटरव्यू के जस्ट पहले बाथरूम में जाएगा, जितना पानी है पूरा पानी कहाँ मार लिया, चेहरे पे मार लिया। जो घर से सज धज के आया था वो काम खत्म हो गया, ठीक है। पानी आपके बालों में भी लगा, दो चार बूंदे इधर से आ रही हैं, थोड़ा शर्ट पे भी चला गया, आपका नंबर आ गया, आप टेंशन में चले गए। तो आपको अपनी शकल को इंटरव्यू में जाने से पहले हल्का सा टिश्यू पेपर इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा गीला कीजिए, जैसा आप एक मेकअप की तरह करते हैं वैसा ही कीजिए, बाकी कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो आप अपने शक्ल के ऊपर थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा के जाइएगा, साथ में एक टिश्यू पेपर रखे रहिएगा, और बताना ना पड़े ये सारी चीजें लिख लेना। साथ में क्या लेके जाना, एक रुमाल लेते हुए जाना। क्या लेके जाना, एक रुमाल साथ में रखे रहना भैया, कि जब जरूरत पड़े पसीना पोंछते रहो, क्लियर है बातें। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि ये आपके ड्रेस कोड को पूरी तरीके से वर्कआउट करेंगे, ये हमें लेके जाना है। अब दो चीजें ध्यान रखो, इंटरव्यू में आपकी पहली इंपॉर्टेंट चीजें, क्लीन सेफ। कुछ भी हो जाए, सर मैं तो अच्छा नहीं लगूंगा, मन में ख्याल आता है सर मैं तो अच्छा नहीं लगूंगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें क्लीन सेव रहना है तो रहना है, ठीक है। सर अच्छा ट्रिम करा लिए तो क्या होगा, एक दिन की बात है ना, एक बार लुक पे चेंज होने की बात है, तो आप क्लीन सेव करा सकते हैं। पर फिर भी अगर आपके मन में ख्याल है कि सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप प्रॉपर ट्रिम करा के जाइए। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है आपके लुक का, वो क्या है भाई, क्लीन से। अब जिसका भी इंटरव्यू जब भी आना है उसके 10 दिन पहले कटिंग कराना बालों की। कितने दिन पहले कराना, मतलब जिस दिन आपका मेंस का रिजल्ट आ जाए और कह दे कॉन्ग्रेचुलेशन, उसी दिन बालों की कटिंग करा लेना। 10 नहीं तो 7 दिन पहले कराना। 2 दिन पहले कटिंग कराते हुए मत जाना, नहीं तो आपके सामने सबसे बड़ी चीजें क्या होती है, दो बाल ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कटिंग हो वो थोड़ी प्रॉपर हो। अगर आप अपने बालों की कटिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कटिंग थोड़ी प्रॉपर होने का मतलब क्या हो गया, ऐसी वाली कटिंग मत करा लेना कि इधर से चार चिड़िया उड़ रही है, ये गायब है, अलग टाइप का लगता है। आप प्रॉपर फॉर्मल कटिंग जो होती है, नॉर्मल कटिंग्स, वैसी कटिंग करा के जाइएगा, क्लियर है। तो थोड़ा सा आपको अपने लुक के ऊपर ध्यान देना है। ये सबसे पहली चीज मैं क्यों कह रहा हूं कि जैसे ही आप उस दरवाजे के अंदर एंटर करें, तो सामने वाले को देख के लगना चाहिए यार ये अपने बैंक में होना चाहिए, ये इंप्लॉय है जिसकी पर्सनैलिटी है कि ये रिप्रेजेंट करना चाहिए अपनी चीजों को, ठीक है। तो पहली चीजें तो उसको जैसे ही आप अंदर लगो ना, तो देखने के बाद ही लग जाना चाहिए यार इसको तो लेना है। थोड़ा सा भले प्रेफरेंस दे दें, थोड़ी सी चीजें दे दें, ये लुक वाइज होता है। आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आया होगा ना, कुछ लोगों को देखने के बाद लुक वाइज यार सही आदमी लग रहा है, ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अट्रैक्शन जो आपके दिमाग में रखना है, क्लियर। बॉयज के लिए इतनी चीजें। अब मैं बात करता हूं आपके गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स को पहली चीजें ध्यान रखना है कि आपको प्लेन सूट पहन के जाना है। देखो साड़ी पहनना आपके बस की बातें उस समय नहीं होगी अगर आपने पहले उसको ट्राई नहीं किया है, ठीक है। आपने किसी के कहने पे साड़ी पहन ली, साड़ी पहनना सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप उस साड़ी को मैनेज कर सकते हो तो। नहीं तो बहुत बार क्या होता है ना, आप चलते वक्त उस साड़ी को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो देन एट दैट टाइम आपके साथ ऐसा ना हो कि आप साड़ी में ज्यादा उलझे, आप साड़ी में ज्यादा उलझे हो, ऐसा काम ना हो। तो लड़कियों के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है, सूट पहने और सूट के साथ दुपट्टा लेना ना भूलें। और ये दुपट्टा आपका पूरी तरीके से पिन होना चाहिए, ठीक है। वहां पे आपको अपने ड्रेस कोड की वजह से
अनकंफर्टेबल किसी भी एंगल पे फील नहीं होना है, ठीक है। तो आपका जो ड्रेस कोड होना चाहिए, प्लेन सलवार सूट, प्लेन सलवार सूट में जो कि एक लाइट इन कलर का हो सकता है, या चॉइस आपकी है कि बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइट इन कलर, बहुत ज्यादा डार्क नहीं, मतलब थोड़ा बहुत डार्क। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे स्किन टोन के हिसाब से मुझे थोड़ा डार्क सूट करता है, तो हल्का मीडियम डार्क जिसको हम कह सकते हैं वो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको सूट लेना है, दुपट्टा लेना है और इसको पिन करना है। क्लियर हो गई बात है। नो ऑर्नामेंट्स, सबसे ज्यादा जरूरी बात, ये भूल मत जाना। इन एनी केस, अगर आप गवर्नमेंट के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो पहली प्रेफरेंस क्या ली जाती है कि आपके पास कोई ऑर्नामेंट्स ना हो, मतलब अंगूठी ज्यादा मत पहने हुए रहो, बड़े बड़े बाले मत पहने रहो। छोटी सी अगर आपने यहाँ पे ईयर रिंग्स पहनी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी ईयर रिंग का मतलब समझते हो, हल्का सा बस गोल छोटा सा वो जो बाहर की तरफ फ्रेम आता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने बड़े बड़े बाले पहन के रखे, ऐसी चीजें नहीं करके रखनी है। क्लियर है। चेन है तो ना पहनो तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है सर कभी छोड़े नहीं, मेरे लिए गुड लक है, बाकी चीजें हैं, तो आप चेन भी प्रॉपर फॉर्मली बहुत पतली सी पहनना, बहुत मोटी चेन पहनने की जरूरत नहीं। पर मैं, मोटो यही है मेरा कि मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको कोई ऑर्नामेंट्स वियर नहीं करने हैं। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें, नो मेकअप। सर ये क्या कहे, भैया लाइट मेकअप और नो मेकअप के बीच में फर्क है। नो मेकअप का कहने का मतलब क्या हुआ, आप प्रॉपर मेकअप वाले फोन वो मोड पे मत चले जाइए कि फाउंडेशन करते हुए बैठ गए, फाउंडेशन करने के बाद फिर आपने मेकअप लगाया, आपकी स्किन अलग टोन में जा रही है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ इंटरव्यू, ठीक है। नो मेकअप करने का मतलब क्या हो गया, आप जितना नॉर्मली करके निकलते हो उतना कर सकते हो, कि लाइट मेकअप जिसको हम लोग कह सकते हैं वैसा करके जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको आपके बारे में सबसे ज्यादा चीजें पता है कि आपको क्या क्या चीजें साथ में कैरी करनी है। लड़कियां आसानी से कैरी कर लेती हैं कि स्वेटिंग वगैरह ना हो, बाकी चीजें ना हो, तो उन चीजों के लिए आप जो कैरी करना चाहें आप कर सकती हैं, टिश्यू पेपर वगैरह। नो हील्स, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हील तो आपको पहननी ही नहीं है। इंटरव्यू में क्या नहीं पहननी है, जैसे पॉइंटेड शूज लड़कों को नहीं पहनने हैं, वैसे लड़कियों को क्या नहीं पहनना है, नो हील्स। क्लियर है। डन। अरे हाँ या ना। तो पहली चीज, आप घर से तैयार हो गए, घर से तैयार होने के बाद आपने अच्छे खासा ड्रेस पहन लिया। कान की बाली सर बॉयज, बॉयज भैया कान की बाली ना ही पहने, ये वो रील के पीछे ना भागे जिसमें लिखा है एटीट्यूड ऑलवेज मैटर। गवर्नमेंट नौकरी के इंटरव्यू में एटीट्यूड मैटर नहीं करता, वो 5 लोग मैटर करते हैं जो सामने बैठे हैं, क्योंकि वहां लाखों लोग हैं जिनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कान की बाली बिल्कुल ना पहने, वो ज्यादा जरूरी बातें हैं। ये आपकी लड़कियों की ड्रेसिंग सेंस हो गई, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। चलें आगे। क्लियर। अब वापस आते हैं यहां पे, इस गेट पे पहुंचने से पहले आप 3 4 लंबी सांस ले लेना, प्रॉपर कॉन्फिडेंट हो जाना, ठीक है। एक चीज होता है, जैसे ही आपका नंबर आता है ना वैसे ही तुम हड़बड़ा के बैठे रहते हो, वैसे हड़बड़ाना नहीं। यहां पहुंचने से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप जहां बाहर वेटिंग रूम में बैठे हैं, यहां क्या क्या करना है ये ध्यान रखना। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा, देन आफ्टर दैट आपको पोलाइटली बैठना है। बाहर आपके पास, रूम के बाहर एक अच्छा सा सोफा लगा होगा या बढ़िया सी कुर्सियां लगी होंगी 10 12, जिसमें आपको वेट करने के लिए कह रहा है। तो आप ये नहीं कीजिएगा कि यहां बैठ के इस पड़ोसी से बातें करते हुए बैठे हो, आप शांति से बैठो। उस दिन का न्यूज़पेपर कैरी करके लेके जाना, आप वहां की करंट हेडलाइंस जरूर पढ़ के जाना कि आप अंदर एंट्री करने जा रहे हो, एक सवाल हो सकता है टुडे करंट न्यूज क्या है, तो उस दिन का आप न्यूज़पेपर एक बार गो थ्रू जाना, या कुछ खुद पढ़ते हुए नजर आना, पड़ोसी से बात करते हुए नहीं नजर आना है, ठीक है। साथ में जब कोई यहां से निकले तो वो भी आपकी तरह एक कैंडिडेट ही है, बस इतना सोच के चलना, आपकी तरह केवल क्या है, एक कैंडिडेट है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं सोचना है उसके बारे में। हमारे पास जनरली क्या होता है, ये निकला नहीं कि हम इसके पास तुरंत पहुंच गए, क्या क्या पूछा, अरे जरूरी नहीं तुमसे भी वही पूछे। पर क्या होगा, यहां गेट पे एक प्यून बैठा होता है, और आप कभी भी देखोगे वो 2 4 बार अंदर बाहर जा रहा होता है, और अगर उसने आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट करके पाया
तो आपके नंबर आने के पहले या बाद में वो एक बार अंदर जरूर जाएगा कि इनको थोड़ा देख लीजिएगा, ये थोड़े खुराफाती टाइप के इंसान थे, ठीक है। तो आपके ऊपर मॉनिटर करने वाला इंसान वहां बैठा होता है। तो आप जब वहां बाहर वेटिंग रूम में बैठे होंगे तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि इस वेटिंग रूम में केवल आपको अपने जोन के बारे में सोचना है। इस गेट के पास पहुंचने के बाद आपको हड़बड़ाना नहीं है। क्लियर है बातें? 3 लंबी लंबी सांसें ले लेना, रेस्ट कर लेना। कोई जरूरी नहीं कि आवाज आते ही तुम तुरंत वहां पहुंच जाओ। आवाज आने के बाद 30-35 सेकेंड, 1 मिनट, इतना समय वो इंटरव्यूअर भी मान रहे होते हैं। क्लियर है? आपको यहां पहुंचने के बाद 3 बार गेट को नॉक करना है। कितनी बार? और बहुत ही पोलाइटली, एक नॉर्मल सी चीज है, ध्यान रखना, ये आप बहुत ही पोलाइटली नॉक करना। ऐसा नहीं पहुंचे कि घर का दरवाजा खट 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 बजाने लगे, ऐसा नहीं। बड़े प्यार से, जैसे सपोज करो ये बोर्ड है, तो आपने इसको नॉर्मली ऐसे कि हल्की सी आवाज अंदर आ जाए। सर वो नॉक क्यों करना होता है कि मान लीजिए वो इंटरव्यू पैनल जो है वो कहीं कुछ डिस्कस करते हुए बैठा है, लास्ट कैंडिडेट के बारे में ही डिस्कस करते हुए बैठा है, या उसको अपनी आगे की कुछ चीजें डिस्कस करते हुए वो बैठ रहा है कि अभी आगे मेरे पास कितने कैंडिडेट हैं या नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए क्या है, और आप डायरेक्टली घुस गए ना, तो वो आपको पहले ही वहां से भगा देता है। थोड़ी देर बाद आओ। फिर आप बाहर जैसे ही आओगे ना तो घबरा के बैठे होगे, यार ये तो बड़ा बैड इंप्रेशन हुआ, मैं जैसे ही गया मुझे वापस बुला दिए, कर दिए। तो उनको आप एक बार थोड़ी सी चीजें क्या कीजिए, नॉक कीजिए। नॉक करने के बाद ना वो आपको परमिशन दे देंगे, वेट फॉर परमिशन, ठीक है। आप परमिशन, आप तक सुनाई नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आप इतने चीजें, वो अंदर से कम इन भी बोलेंगे ना तो आपको सुनाई नहीं पड़ता। तो नॉक करने के बाद केवल 4 से 5 सेकंड यहां खड़े रखना और फिर गेट जेंटली ओपन करना। गेट क्या करना? ओपन करना। और गेट ओपन करने के बाद दो चीजें बड़े प्यार से आपको ध्यान में रखना है। जब आप वहां पहुंचे तो अंदर जाने की एक बार परमिशन ले लें, ठीक है। मे आई कम इन सर, या प्लीज मे आई कम इन सर, प्लीज लगाते हैं तो बहुत जरूरी बात है। देखिए इंटरव्यू में 2 वर्ड जिसने सीख लिया, प्लीज, सॉरी और थैंक्स। थैंक्स के बजाय पूरा थैंक यू सर हर एक चीज में लगा लिया, तो मान लीजिए आपका आधा इंटरव्यू तो यहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो प्लीज मे आई कम इन, आप यहाँ पे जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बातें? जब आप जा रहे होंगे ना तो आपको दो चीजें ध्यान रखना है। जब आप इससे अंदर जाएं तो उस समय ये जो पैनल है ना, ये सामने होगा या किसी भी साइड में होगा, आपका आई कांटेक्ट इन्हीं से होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज है। अब बच्चा क्या करता है, उसने दरवाजा तो खोल दिया, दरवाजा खोलने के बाद फिर अब उसको दरवाजा बंद भी करना है, और दरवाजा बंद करते वक्त वो ऐसे टर्न अराउंड हो गया। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पहली बार आप पूरे इंटरव्यू पैनल को एक बार देख सकें, इसके लिए क्या होता है आपके पास, पहली चीज है, यदि आप देख रहे हैं दरवाजा लेफ्ट हैंड में ओपन हो रहा है, दरवाजा किस हैंड पे ओपन हो रहा है? लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। तो आपको दरवाजे को लेफ्ट हैंड से ओपन करना है, अपनी बॉडी को अंदर ले जाना और फिर स्मूथली उसको पीछे कर देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अगर दरवाजा राइट हैंड की ओपनिंग है उसकी, आप देख रहे हो दरवाजा राइट साइड में जा रहा है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि दरवाजा जो ओपन करेंगे वो किस साइड से ओपन करें। ओरिजिनली हम क्या करते हैं, हम क्रॉस हैंड से दरवाजा ओपन कर देते हैं। हमने क्या किया, हमने ऐसे करके दरवाजा तो ओपन कर दिया, अब जाना था किधर उसको? लेफ्ट साइड में। हमने उसको राइट साइड के हैंड से ओपन कर दिया। फिर अब मैं उसको बंद करने के लिए ना पूरी बॉडी टर्न अराउंड कर रहा हूं। तो ये थोड़ी सी चीजें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास पहली बार आप पूरे पैनल से आई कांटेक्ट कर लें, तो इसके लिए ये दरवाजा आपको बड़े प्यार से बंद करना है। और जब आप इसको बंद कर रहे होंगे तो आप ध्यान रखिए कि आपका आई कांटेक्ट किसके होने तरफ होना चाहिए? पैनल की तरफ, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो गलती भी हो जाती है ना तो हड़बड़ा मत जाना, मास्टर साहब ने ऐसा कहा था। आप घर जाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और नहीं होगा तो मुझे एक बार फोन कीजिएगा, मैं बताता हूँ कैसे होता है बड़े प्यार से। उसका भी एक वीडियो बना के तुम्हें दे दूंगा कि कैसे आप अंदर आते हैं। क्लियर? जजमेंट रखना, एक नॉर्मल सी चीजें तुम्हें बताता हूँ। कहाँ है भाई ये रिमोट?
कहीं एक ऐसी कुर्सी रखी होगी इनके बीच में। डन। अब जब आप आएंगे ना, तो आपको ना सबसे पहली चीज इस कुर्सी को एडजस्ट नहीं करना है। डन, ध्यान रखना। अब आप अंदर आ चुके हो, और अंदर आने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके साथ चालू होने वाली है। ये अब तुम्हारी बारी। तुम यहाँ चेयर के आसपास बैठे हो। डन। जब आप यहां पहुंचे तो आपके दिमाग में पहली चीजें क्या ध्यान में रखनी चाहिए, कि यहां पहुंचने तक आपको विश नहीं करना है। जब आप इस पोजीशन पे पहुंच जाएं तो आप विश कीजिए। ठीक है। अब एक लड़का क्या होता है, जैसे ही अंदर घुसता है ना, वैसे ही तुरंत ही गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वही चिल्लाने लगा। रास्ते में आपको केवल उनसे आई कांटेक्ट बनाना है कि आप एक एक सेकेंड तक सबको देख लें। 5 कदम के बाद जब आप यहाँ कुर्सी के आसपास पहुंचे हैं, तो सबसे पहले जो सामने इंसान है, जो हेड ऑफ द पैनल है, लोग कहते हैं पहले लेडीज को कीजिए, पर ओरिजिनली आपके सामने क्या होगा, हेड ऑफ द पैनल होंगे। तो आप सबसे पहले वो हेड ऑफ द पैनल को विश कीजिए बड़े प्यार से, गुड मॉर्निंग सर। और फिर एक बार इधर टर्न अराउंड करके गुड मॉर्निंग सर। आप ऐसा कीजिए कि आई कांटेक्ट में दोनों लोग हो जाएं। जहां मैम होंगी उनको जब उधर की तरफ आप टर्न अराउंड करेंगे, तो गुड मॉर्निंग मैम और गुड मॉर्निंग सर। मतलब 5 लोग हैं ना, तो 5 बार नहीं होना चाहिए, 3 से 4 बार में खत्म होना चाहिए। तो आप सबसे पहले गए सेंटर, देन आफ्टर दैट दिस साइड, और फिर इस साइड। आपका जो मूवमेंट होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। और आप ध्यान रखिए कि जब आप विश कर रहे हैं तो उस समय आई कांटेक्ट मेंटेन रहे। क्लियर है? फिर बीच में मिड ऑफ द पैनल बैठा है, हम्म। उधर दो मेल बैठे, हम्म। इधर एक फीमेल है और इधर और एक मेल है, फिर कैसे मैं विश करूँ? आप जिधर की तरफ फीमेल है पहले आप उधर भी जा सकते हैं, इसीलिए तो आपको कहा कि आपका पहला जजमेंट यही है कि आप पहली चीजें क्या कीजिए, हेड ऑफ द, हेड के बाद फीमेल के पास गुड मॉर्निंग मैम, और तब तक दूसरी तरफ गुड मॉर्निंग सर करते हुए आपके दिमाग में 3 से 4 बार में उसको खत्म कर देना है। क्लियर है? सेंटर से स्टार्ट करना है। एक बार आपने पहले ही जजमेंट कर लिया है कि इधर फीमेल है तो फीमेल की तरफ, एंड देन आफ्टर दैट रिमेनिंग मेल्स जो भी हैं आपके सामने। क्लियर? इधर अगर दो बैठे तो उनको हैप्पी, सॉरी, गुड मॉर्निंग सर भी बोल सकते हैं। सर्स नहीं बोलना है भैया, आप 2 4 लोगों को एक साथ नहीं निपटाना है, हर एक को इंडिविजुअल विश करना है। क्लियर है बात? 5 6 तो 4 में निपटा दो। जब आप 3 4 में उनको गुड मॉर्निंग सर बोलोगे तो ऐसे करके चलोगे, गुड मॉर्निंग सर। तो आप जब चलोगे ना तो दोनों से आई कांटेक्ट होता है, वो दोनों लोग ये मान के चलते हैं कि हमारी तरफ है। बोलते हो कि दोनों से आई हाँ, कांटेक्ट। जब आप करोगे ना तो आप ऐसे करके ऐसे सर घुमाते हैं, तो आप दोनों की तरफ ऐसे सर करते हैं, पर आपके सर की एक हल्की सी मूवमेंट होती है, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है। तो वो मान के चलते हैं दोनों लोगों के लिए है, मैम को आप स्पेशली रिकमेंड करेंगे। क्लियर है बातें? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके हाथ में कोई ना कोई फाइल होनी चाहिए। बाबा कुछ भी कर लो, एक बढ़िया सी फाइल हाथ में लेके चलना। इस फाइल के अंदर रेज्यूम होगा आपका, वो मांगते नहीं कुछ भी, पर फिर भी आपको रखना है अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बाकी चीजें। सर इसको क्यों रखना है? इसको रखना इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको होल्ड करके नहीं बैठोगे ना, तो इंटरव्यू के दौरान आपके हाथ के मूवमेंट होते हैं। आप टीचर नहीं हो कि उनको समझा रहे हो, आपको इसको पकड़ के आंसर देना है। ठीक है? मैं समझाता हूं क्या होगा। आपके हाथ में ये फाइल होगी, आपको इस फाइल को भी पकड़ने का तरीका ये नहीं कैसे कैजुअली पकड़ के रखो, नॉर्मली ये अंदर की तरफ है, आप यहां पे गए स्टैंड किए, फिर जब तक वो परमिशन नहीं देंगे आपको बैठना नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट चीज है क्या? वेट फॉर परमिशन। ठीक है? और खुद से मत पूछना। एक नॉर्मल सी चीज है, लड़का गया वहां पे इंटरव्यू के पास, पहले ही पहुंचा, सर मे आई सिट। अरे इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया है तो तुमको बैठने के लिए कहेंगे, वेट करो। मुश्किल से 3 4 सेकंड आप वेट करोगे ना, जब तक आप विश करके वापस आओगे, जो हेड ऑफ द पैनल है दोबारा उनकी तरफ जैसे ही आपकी आंखें मिलेगी वो आपको कह देंगे आप बैठ जाइए। क्लियर? तो जब तक वो आपको इशारा ना करें आपको बैठना नहीं है। क्लियर है? और खुद से पूछना नहीं है कि क्या हम बैठे, जैसे ही वो आपको इशारा करेंगे। फिर ध्यान रखना, आपको क्रॉस लेग लेना है, और क्रॉस लेग लेके देखो, अभी कुर्सी के पैरेलल पे मैं हूं, क्रॉस लेग लेके मैं कुर्सी के पहले सामने अपनी पोजीशन लाऊंगा। मुझे चेयर टच नहीं करनी है क्योंकि चेयर से आवाज नहीं आनी चाहिए। प्रॉपरली क्रॉस लेग लिया, और क्रॉस लेग लेने के बाद अपने दिमाग में क्या होना चाहिए, मैं इसके सामने स्ट्रेट गया, और जब मैं बैठ रहा हूं ना तो एक बार हल्का सा ऐसे पीछे देख लो कि मूवमेंट बराबर है कि नहीं। पता लगा तुम बैठने गए नीचे गिर गए, ऐसा नहीं, एक बार हल्का सा ऐसे क्रॉस करके आप आसानी से मेक 390 डिग्रीज, ये बॉडी ऐसे स्ट्रेट रहेगी। आपको कुर्सी से ऐसे टेक लगा के नहीं बैठना है। देख लो भाई, पहली चीज है इंटरव्यू के लिए, जब आप बैठे हो तो आपका बॉडी पोस्चर
यहां पे हल्का गैप होना चाहिए। जो प्रॉपर है, जो प्रॉपर तरीका होता है वो क्या होता है, आप स्ट्रेट बॉडी पे बैठे हुए हैं, यहाँ कुर्सी पे आप किसी चीज का टेक लगा के नहीं बैठे। और इसको पकड़ने का जो मेजर मोटो होता है वो क्या होता है कि जब हम किसी चीजों के ऊपर बात करेंगे आपसे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारे हाथ की मूवमेंट नहीं होगी। जैसे अगर मैं कैजुअल होके बात करूं, ऐसे करके ऐसे रखूं, तो मेरा हाथ इधर उधर भाग रहा होगा, कभी मैं इधर की तरफ रहूंगा, कभी ऐसे रहूंगा, या हो सकता है मैं किसी आंसर के दौरान मेरे हाथ इधर उधर होने लगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉइंटर नहीं करना है किसी की तरफ, उंगली नहीं दिखाना है किसी की तरफ, हाथ का मूवमेंट मिनिमम रखना है। और आपके दिमाग में ये बैठा के रखना है कि ये मेरी फाइनल पोजीशन है जिस पे मुझे रखना है, ठीक है। अब होगा क्या, आपके पास पहला सवाल किसी की तरफ से आए, ये नॉर्मल चीज है। सवाल जब भी किसी की तरफ आए तो आपको 60% जिसको आंसर दे रहे हो उसकी तरफ आई कांटेक्ट रखना है। जैसे अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कोई भी एक सवाल कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, डन, तो जब मैं उसका आंसर दे रहा हूंगा तो पहले मैं दूसरी तरफ भी देखूंगा और उनकी तरफ भी देखूंगा। तो मतलब मेरी मूवमेंट जो होनी चाहिए, जैसे सपोज करो मुझे इस एंड से किसी ने सवाल पूछा कुछ भी, तो मैं इनको आंसर देते वक्त मैं आपकी तरफ ज्यादा देखूंगा, पर ये नहीं कि इस पैनल को इग्नोर कर दूंगा। साथ में मैं दूसरी तरफ देखूंगा, तो देखते हुए तुम्हें ऐसा नजर आएगा वो तुम्हें कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। तो आपने थोड़ी देर उनकी तरफ देख के बोला, वापस इधर की तरफ आ गए। क्लियर हो गई इतनी बातें। ये मूवमेंट ध्यान रखना है कि आप जब भी आंसर दे रहे हैं तो जिसने क्वेश्चन पूछा 50 to 60% ऑफ द टाइम आई कांटेक्ट उनके साथ रखना है, बट रिमेनिंग पैनल मेंबर्स को नहीं भूलना है। 40% टाइम आपको उनको देना है। क्लियर? ये आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पकड़ के रखना। डन। और जब लास्ट में आप उठना भी ना, तो चेयर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जब आप उठेंगे तो ऐसे स्ट्रेट करके उठेंगे, इसको पीछे रखेंगे और थैंक यू सो मच सर मैम जो भी है पैनल कह के निकल जाएंगे। इतनी चीजें ध्यान में आई आपके सामने? डन। लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज की जो चीजें हैं कृपाली जी, ये डिपेंड करता है इंटरव्यू पे। जब हम पीओ की बात करते हैं तो हम प्रिफर करते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू इंग्लिश में ही हो। बट अगर मेरे पास मुझे ऐसा कहीं लगता है कि सर मुझे ये जो लैंग्वेज है ये कहीं बैरियर है, तो आप कुछ क्वेश्चंस के लिए, जिन क्वेश्चंस के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि देयर विल बी अ कंसेप्ट, जो कंसेप्ट, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड किसी ने आपसे कहा कि सर मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई चीज मुझे डिस्कस करो, तो अगर आपको ऐसा लगता है मॉनेटरी पॉलिसी मैं इंग्लिश के बजाय अपने लोकल लैंग्वेज में या मराठी में या हिंदी में किसी में ज्यादा अच्छे बेटर से एक्सप्लेन कर लो, तो आप बीच में उनसे परमिशन ले सकते हैं, सर कि मे आई स्विच द लैंग्वेज इनटू मराठी या मे आई स्विच द लैंग्वेज इनटू हिंदी फॉर दिस कंसेप्ट या फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। आप लैंग्वेज चेंज करने से पहले उनसे एक बार परमिशन ले लीजिए, वो आसानी से दे देंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में पहला सवाल वो आपसे पूछने वाले हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज टोन है, अगर उन्होंने आपसे कह दिया यस कृपाली आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने अगर हिंदी में स्टार्ट किया है तो आपको भी स्टार्ट किस में करना चाहिए? हिंदी में ही करना चाहिए। रट्टू तोता बन के नहीं जाना है। अगर उन्होंने कह दिया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? योर इंटरव्यू विल बी स्टार्ट इन द मोड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर है बातें? डन। अब चलते हैं आगे। आप बैठ चुके हो आसानी से, पहला सवाल आएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। पहला सवाल क्या आएगा? डन। अरे हाँ या ना? जिनका भी इंटरव्यू है, सबसे पहली चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको पैनल को थैंक यू कहना है। सबसे पहले आपको पैनल को क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि आप जाते ही पहले ही माई नेम इज यहां से चालू कर दें। थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है? आपको कभी भी अपनी इंट्रोडक्शन को इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें क्या होता है, बच्चा यहीं पे भूलता है। तो आपके इंट्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको पैनल को थैंक यू करना है। थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपने उसको क्या कह दिया? थैंक यू कह दिया और फिर स्टार्ट हो गया। ठीक है? अब दो तरीके के आपके पास इंट्रोडक्शन होते हैं। एक इंट्रोडक्शन जिसके बारे में उनको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपने कहीं से सीखा है, अपनी चीजों को बड़ा कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव बना रहे हो, इसलिए आप ऐड कर रहे हो। जैसे आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या ऐड कर रहे हो?
आपकी फैमिली में कौन कौन है। लोग कहते हैं ना, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर, माई फादर इज एडवोकेट, माई मदर इज हाउस वाइफ, उससे उनको क्या लेना देना है। आप अपने बारे में बताओ। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीजें, कि हमें बहुत कम शब्दों में, मतलब इंट्रोडक्शन 30 से 35 सेकंड में खत्म करना है। कितनी देर में खत्म करना है, 30 से 35 सेकंड, 35 से 40 सेकंड, इतने में आप बहुत अच्छी सी चीजें आप बता सकते हो। आपके दिमाग में क्या है, सबसे पहले क्या बताना है, आपका नाम, ठीक है। और आपके दिमाग में होना चाहिए अपने नाम से, आपको पता होना चाहिए आपके नाम का मतलब, साथ में फेमस पर्सनालिटी। एक क्रॉस क्वेश्चन यहीं पे आता है आपके सामने। ध्यान रखिए, जैसे ही आप नाम बताएंगे, इंटरव्यू का गेम यही है कि आपके दिमाग में उसको ऐसी ऐसी चीजें देनी है जिससे वो नेक्स्ट क्वेश्चन बना सके, ठीक है। तो आपने अपना एक नाम बताया, ध्यान रखना आपको नाम का मतलब आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कह देना मुझे नहीं पता है। तो आप इसके बारे में देखिए, साथ में कोई एक फेमस पर्सनालिटी, एक फेमस लीडर, एक फेमस फिल्म स्टार यदि होता है तो आप जरूर उसके बारे में जान के रखिए। क्लियर हो गई इतनी बातें। अब आगे की तरफ आते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीजें लेके चलनी है, आप कहां से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपके दिमाग में नेक्स्ट चीजें क्या है, आप बिलोंग कहां से करते हैं, आपका होम टाउन क्या है, ठीक है। और यहीं पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी कौन है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, मैंने कहा ना, एक जनरल नॉलेज का टीचर बैठा होगा आपसे बहुत से सारे सवाल पूछ रहा होगा, वो केवल इसलिए ये सवाल पूछता है कि आप इंटरेक्ट हो जाएं उनसे, आपको इंटरव्यू कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीजें ना दिखें, आप अपनी ओरिजिनल चीजें उनको प्रेजेंट कर सकें। तो आपके यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी, फेमस प्लेस, करंट पॉलिटिकल लीडर, मतलब एमपी, एमएलए, साथ साथ वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, यदि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो आपके ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो लोग हैं, तो उनके बारे में भी आप उनके नॉलेज पे एक बार देख के जाइएगा। तो आप जहां से जा रहे हैं वहां पे क्या फेमस पर्सनैलिटी कौन है, वहाँ फेमस प्लेस क्या है, वहाँ की फेमस कोई एक ऐसी डिशेज जिसके लिए वो फेमस है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्रॉस क्वेश्चन के नाम पे ये पूछा जा सकता है। तो पहली चीज आपका नाम क्या है, दूसरी चीज आप बिलोंग कहां से करते हैं। अब इसके बाद आपको बताना है आपने कंप्लीट क्या किया है, और अपनी फाइनल डिग्री बताना है। कौन सी डिग्री बताना, ठीक है। अब जैसे बच्चा यहीं पे गोल गोल घुमा रहा होता है, I had completed my class 10th with this percentage. I had completed my class 12th. भाई वो तुमने फॉर्म में भरा है, उन्होंने पढ़ लिया, उनके सामने पहले ही लिख के रखा है। यू हैड कंप्लीटेड योर लास्ट डिग्री, मतलब आफ्टर 12th आपने क्या किया है जानना उनको ये। अगर आफ्टर 12th आपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया है तो दोनों डिग्री के बारे में बताइए। यदि आपने केवल ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के बारे में बताइए, किस स्ट्रीम से किया है और किस कॉलेज से किया है। यदि वो कॉलेज सच में बहुत फेमस है, वो कॉलेज कैसा है, फेमस है, तो आप उस कॉलेज का नाम बताइए। और यदि वो कॉलेज फेमस नहीं है तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताइए कि किस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री किस ईयर में की है, ये जरूर मेंशन करना, ठीक है। क्योंकि यहीं से वो आपसे एक सवाल पूछते हैं कि यदि आप कंटिन्यूअसली फ्लो में नहीं हैं, मान लीजिए 2006 में आपने क्लियर किया और फिर आप इंटरव्यू देने ग्रेजुएशन के बाद 2010 में आए हैं, तो बड़े प्यार से वो आपसे पूछते हैं कि इतने साल तक क्या किया। तो इस गैप ईयर के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये गैप ईयर हम कैसे आसानी से भर सकते हैं। क्लियर है। तो आपने अपनी डिग्री कंप्लीट किया, आप कहाँ से हैं ये बताया, और तुरंत ही आपको अपने स्किल के बारे में बताना है। स्किल का मतलब आप कुछ अलग क्या कर सकते हो, अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन डिग्री आपने कुछ अलग क्या सीखा। लाइक आप एमएस एक्सेल आपको बहुत अच्छा आता है, एडवांस लेवल पे आता है,
टैली ईआरपी आता है, या डिजिटल मार्केटिंग आता है, या एनी अदर टाइप ऑफ कोर्सेज जिसमें आपका इंटरेस्ट था, आपने क्या किया? देन आफ्टर दैट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देन आफ्टर दैट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब एक चीज ध्यान रखना, वीकनेस ऐसी बताना जो पॉजिटिव वीकनेस में आए, वीकनेस ऐसी बताना जो किस में आए, पॉजिटिव वीकनेस में आए। ऐसी वीकनेस मत बताना कि मेरे पास वीकनेस ऐसी है कि मैं रोज घूमने चला जाता हूं, ऐसा नहीं। वीकनेस ऐसी बतानी है जो आपकी पॉजिटिव वीकनेस में आ, जैसे आप वर्कहोलिक कह सकते हो कि मैं कभी किसी काम के लिए जब भी इन्वॉल्व होता हूं तो मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूं कि मैं कहीं ना कहीं उस चीजों का इम्पैक्ट मेरे पर्सनल लाइफ पे आ जाता है, बाकी चीजें हो सकती। तो आपको ऐसा दिखाना है कि आपकी स्ट्रेंथ ऐसी है, वीकनेस ऐसी है जो कहीं ना कहीं आपके काम के लिए वो मजबूती है, ठीक है? तो आप आसानी से ये मत सोचते हुए बैठे रहना कि वीकनेस का मतलब हम एकदम चीजें बता दें, ठीक है? हॉबी को इंक्लूड मत करना। पहले इंपॉर्टेंट चीज है, आप हॉबी को इंक्लूड कर देते हैं तो आपको आपके हॉबी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। या हॉबी का मतलब वो होता है, जब आप क्लास नर्सरी फर्स्ट में होंगे तो भी पढ़ाया जाता है, जो आप डेली यूज टू डू। जैसे हम लोग कहते हैं ना लिसनिंग सॉन्ग, तो आप कह दोगे हाँ बढ़िया है, हॉबी है लिसनिंग सॉन्ग। फिर उसके बाद वो आपको पूछ लेंगे अच्छा कितने टाइप के सॉन्ग होते हैं, क्या होता है, कौन सा म्यूजिकल टाइप है, फिर तुम कहोगे ऐसा कुछ नहीं है, जो रेडियो मिर्ची पे बजे वही सुन लेते हैं। तो दैट इज नॉट योर हॉबी, क्लियर है? तो आप उसको ना ही इंक्लूड करें, इतने में ही आपका काम हो जाता है। और लास्ट में ये जो थैंक यू का वर्ड है ये मत डालना, कि आप यहीं पे खत्म कर दें। बस आपको यहां पे एंड स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है? Instant. इसको मत भूल जाना, लोग यहाँ थैंक यू से खत्म करने लगते हैं, ऐसा नहीं, एंड स्टेटमेंट। एंड दैट्स ऑल फॉर मी राइट नाउ। जैसे ही आप इतनी चीजें बता देंगे तो एंड दैट्स ऑल फॉर मी राइट नाउ ये क्यों बोलना है? जिसलिए बच्चों को या सामने वालों को ये चीजें पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हैं, आप अब नहीं बोलेंगे, ठीक है? आपको क्या हो जाए, सामने वाले को ये चीजें पता चल जाए। क्लियर है बातें? डन यहां तक की बातें, क्लोजिंग स्टेटमेंट दैट्स ऑल फॉर मी राइट नाउ। डन। नोट किया जाए यहां तक की चीजें, तो नोट कर लीजिए ये क्या क्या है। डन। तो आपने पहले सवाल का आंसर अपने देख लिया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। क्लियर है बातें? आपको इतना ही रखना है, इससे ज्यादा की चीजें आपके ध्यान में नहीं रखना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने जो आएगा, जैसे कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये चीजें होता है, जो गैप ईयर होता है वो केवल क्या गैप ईयर के बारे में ही स्टार्ट है? नहीं, बच्चों से इंट्रोडक्शन पूछने का सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, जब इंटरव्यूअर आपके बारे में जानने की ज्यादा इच्छा नहीं रखता तो वो सीधे पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ आफ्टर ग्रेजुएशन। अब लड़का कोमा में, इस क्वेश्चन के लिए तैयार ही नहीं। आफ्टर ग्रेजुएशन आपने क्या किया? तो एक ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपने क्या किया। और अगर आपने मन लगा के 2 से 3 साल तैयारी भी की है ना, तो भी बता दीजिए सर मैं लास्ट 2 ईयर 3 ईयर से मैंने टोटली तैयारी में अपनी इन्वॉल्वमेंट डाली है, और उसका रिजल्ट ये है कि राइट नाउ आई एम इन द स्टेज ऑफ इंटरव्यू। लास्ट टाइम मैंने प्री क्लियर किया था, उसके पहले मैंने मेंस क्लियर किया था, एंड राइट नाउ आई एम फेसिंग फॉर द इंटरव्यू। तो आप अगर 2 3 साल से हैं तो ये भी अलॉन्ग विथ इट आप कुछ और स्किल जनरेट कर रहे हैं, जैसे मैंने ये भी कोर्सेज किया है, सम थिंग्स जो कि आपके बैंकिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट हो, जैसे आपने टैली किया या ERP 9 सीखने के बारे में सोचा, कुछ भी जो चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो जब भी आपसे कोई चीजें पूछे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वहां जबरदस्ती क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ आफ्टर ग्रेजुएशन, तो जबरदस्ती वाला काम नहीं करेंगे। कौन सा काम करेंगे? क्या बताएंगे?
कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप 2-3 साल से भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी की डेट में इतना जस्टिफाइड है। 3 से 4 साल तक प्रिपरेशन टाइम जस्टिफाइड है। तो आप झूठ मत बोलिए। लड़का यहाँ पे झूठ बोलने लगता है, फिर वो और फंसने लगता है कि सर पहले मैंने 2 साल यहाँ काम किया, फिर मुझे वहां पे अच्छी सैलरी नहीं मिली, फिर मैं छोड़ के यहाँ पे आ गया। ये जो चीजें होती है ना, ये आपको डाइसी इन नेचर बताती है कि यार तुम पहले यहां थे, फिर तुम्हें यहाँ स्टेबिलिटी नहीं मिली तो तुम इस फील्ड पे आ गए, फिर तुम यहां से तुम्हें स्टेबिलिटी नहीं मिली, तुम यहां भाग रहे हो। तो आपको डाइसी इन नेचर नहीं रखना है। आप जो चीजें किए हैं फैक्ट के साथ डेटा पे गैप ईयर के लिए मेंशन कीजिएगा। डन। पार्ट टाइम क्यों? पार्ट टाइम किया है तो आपको केवल इतनी चीजें उसको मेंशन करना है, जस्ट फॉर माय रिक्वायरमेंट, मैंने इस चीजों के लिए एक बेसिक नीड के लिए मैंने ऐसी भी चीजें की है। 3 से 4 घंटे मैंने कहीं ट्यूशन क्लासेस लिया है, या 3 से 4 घंटे मैंने कहीं पे कुछ और काम किया है, टाइपिंग का किया है, जस्ट फॉर पार्ट टाइम, जिससे मेरा एक रिम्बर्समेंट उस समय आता रहे। ठीक है। डन। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंट्रोडक्शन खत्म होगा। वाई बैंक, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाएगा। वाई बैंक आफ्टर इंजीनियरिंग, या वाई सच ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर दिस डिग्री। कोई भी चीजें आपके सामने दिया जाए तो आपके पास, जैसे अभी एक आध एमबीए वाले बच्चे होंगे उनके मन में ख्याल आ रहा होगा, तो आपसे ये भी हो सकता है वाई दिस कॉलेज। हमेशा ध्यान रखो, तो जब भी कभी हम जाते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी बेसिक नीड बताते हैं, पहली चीजें वो नहीं बतानी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक इन इंडियन इकोनॉमी। आपको सबसे पहली चीजें क्या डिस्कस करनी है उसके साथ, कि आपके बैंक की इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी के नजर में। ठीक है। आपको ये नहीं बताना है कि भाई मुझे क्या है, एक अच्छी सैलरी मिलेगी, बाकी चीजें मिलेगी, वर्कआउट होगा, या जिस चीजों के बारे में भी आप जा रहे हो आपको बताना है कि उसकी चीजें क्या हैं। जैसे आप कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर प्लेस अ मेजर रोल इन द इंडियन इकोनॉमी, द क्रूशियल शेयर ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इन टोटल जीडीपी इज व्हाट, जो भी आपके सामने चल रहा है वर्कआउट करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री की वजह से डे टू डे ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं, आसान हो रहे हैं, और बैंक प्रोवाइड्स द इजीएस्ट लोन मेथड, जिससे हमारे आज की डेट में डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना आसान हो रहा है। डन। तो पहली चीजें आपने ये बताया। दूसरी चीजें, आपको यहां से क्या क्या मिलेगा, और इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका क्या है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अ गुड सैलरी, आपको ये नहीं दिखाना है कि आप एक अच्छी सैलरी के ऊपर यहाँ पे वर्क करने के लिए आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम अ गुड सैलरी, आपको एक अच्छी सैलरी तो मिलेगी ही। अ पर्सन कैन लिव एन अपर मिडिल लाइफ स्टाइल आफ्टर वर्किंग फॉर फ्यू ईयर्स। ये लाइन एकदम ध्यान रखना। आपको ये नहीं बताना वहां अच्छी इंसेंटिव मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, ये चीजें होगा। ये लाइन ही अपने आप में सब कुछ बता रही है कि आपको एक अच्छी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। एक अच्छी सैलरी मिलने के साथ साथ आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल इस ऑर्गेनाइजेशन में आके जी सकते हैं। दैट्स वाई यू प्रिफर बैंकिंग ऐसा कैरियर। क्लियर। पहली चीजें आपने उसकी इंपॉर्टेंस बताई, दूसरी चीजें आपने क्या बताया कि भाई यहाँ पे मैं इसके लिए भी आ रहा हूँ, सैलरी वगैरह के लिए तो आ रहा हूँ, पर ये तो जनरल सी बात है, मुझे यहाँ मिलने ही वाली है। जैसे बच्चा क्या कहता है, सबसे पहले जाके कहता है मुझे यहाँ सैलरी मिलने वाली, वो तो मिलने ही वाली है। आप एक अच्छी जिंदगी जीने ही वाले हो, तो वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए। आपका मेजर मोटो क्या होना चाहिए, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हो जिस इंडस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस इंडस्ट्री से जुड़ने से आपको भी कुछ फायदा है। और तीसरी चीजें, ह्यूमैनिटी, आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम को करने की वजह से आपको एक ये सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि आप लोगों के काम आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि सम स्कीम्स आर देयर, जिसकी वजह से हमें क्या लग रहा होता है कि अगर ये स्कीम जो है, मैं लोगों को सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में अवेयर करा पा रही हूँ, या मैंने किसी की एफडी कराई है या किसी की आरडी कराई है, तो उसकी वजह से मैंने उसको
फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसके पास नहीं है उसको भी प्रोवाइड करके एक अच्छे सिस्टम में ले आने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि एक ह्यूमैनिटी के नजर से भी बहुत अच्छा दायित्व है। क्लियर है? तो आपके दिमाग में ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो वाई बैंक, यू हैव टू चूज दिस पॉइंट। ठीक है, ध्यान से रखना भाई, तीन के तीनों पॉइंट आपको हमेशा चूज करने। अब जैसे कोई कहता है यही कॉलेज क्यों, तो उस कॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो उस कॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहली चीज कितना पुराना कॉलेज है, क्या चीजें हैं, वो पहले उसके बारे में, फिर आप उसको बताइए कि वहां से आपको क्या क्या मिलने वाला है। यू विल गेट अ गुड नॉलेज अलॉन्ग विथ अ गुड पैकेज। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम अ गुड पैकेज, अ गुड नॉलेजेबल स्किल, और बाकी चीजें जो आपके साथ वहां पे आपको इंट्रोड्यूस होगी। साथ में आपको वहां जाने के वक्त क्या होगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट, वहां ह्यूमैनिटी के पीछे मत भागना कि आपको वहां पे एक दूसरे के साथ जुड़ना है। वहां पे क्या है, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा जो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, डन। एक नेक्स्ट चीजों के ऊपर चलते हैं। ये सवाल हर जगह पूछा जाता है, ये सारे मैं आज एचआर राउंड के ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर। जैसे ही सवाल आता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर, लड़का सबसे पहले टॉप मोस्ट पोस्ट बता देता है। अरे पहुंचना हो सकता है वहां के प्रमोशन के लिए ही 15 साल लगते हो। आपको कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बताना ही नहीं है कि आप कहां पहुंचेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्वेश्चन के आंसर दिखने का मतलब क्या होता है, नो डिस्कशन अबाउट पोस्ट, नो डिस्कशन अबाउट पोस्ट। डन। कि कोई भी डिस्कशन हम किसके बारे में नहीं करेंगे, पोस्ट के बारे में नहीं करेंगे। यहां पे केवल आपके दिमाग में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं लगातार मेहनत करूंगा फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ इन माई लाइफ, जो भी यहां पे मुझे मिलने वाली है ग्रोथ, एंड ट्राइंग फॉर मैक्सिमम प्रमोशन। बस ये वर्ड डालना है, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड मैक्सिमम प्रमोशन विच इज पॉसिबल ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ जॉब। ठीक है? तो आपको ये नहीं बताना आप कहां पहुंचोगे, आपको बड़े प्यार से इसको पोलाइट तरीके से ये कन्वर्ट करके लेके जाना है कि भाई तुम एक हार्ड लर्नर हो, तुम लगातार क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, और आप किसी चीज को अचीव करने के लिए आपके पास ज्यादा पेशेंस नहीं है, इसीलिए आपने एक इंपॉर्टेंट वर्ड डाला, क्या, मैक्सिमम ग्रोथ ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अचीव हाई ग्रोथ, का मतलब ऐसी चीजें मत यहां डाल देना हाई ग्रोथ के चीजों के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर मैक्सिमम प्रमोशन टू अचीव ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ टाइम। ठीक है? आप एक कंटिन्यूअस लर्नर है, तो आपके दिमाग में इस आंसर का तरीका जो है ये कुछ ऐसा होना चाहिए। डन। किसी भी जगह पे आप जाएंगे, यहां तक के क्वेश्चंस में किसी भी तरीके का कोई डाउट है ऑनलाइन, कुछ अभी तक के सवालों में आपको कोई डाउट है तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। एमबीए वगैरह में भी ऐसी चीजें आपके साथ पूछी जा सकती हैं, जैसे ही आप कंपनी इंटरव्यू में जाते हैं तो भी पूछा जा सकता है। तो आप पोस्ट को डिस्कस मत करें, आप ये डिस्कस करें कि हाँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अचीव मैक्सिमम प्रमोशन। डन। इसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट पार्ट होता है इंटरव्यू का। फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर एचआर में जितनी चीजें पूछी जाती है वो यही है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडस्ट्री, प्रॉब्लम रिलेटेड टू। industry. अब देखो इस इंडस्ट्री के लिए रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के लिए भी। एक तो पहली चीज ये आपसे पूछा जाता है, रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन का मतलब क्या हुआ, आप घर पे तो है नहीं, आपको 400-500 किलोमीटर दूर भेज दिया जाएगा ऐसा बैंकर पीओ बनने के बाद। तो आप क्या उसके लिए रेडी हैं, क्या बाकी चीजों के लिए आप रेडी हैं क्या, फिर आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही होगी, अब मैं इसका क्या जवाब दूं। तो आपको इसका भी पहला इंपॉर्टेंट तरीके क्या निकल के आना है, बड़े प्यार से बता देना है कि सर
बिफोर स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, जब भी आपने अपनी प्रिपरेशन के बारे में स्टार्ट किया था, तभी आपको सारे चैलेंजेस के बारे में पता था, और उसमें से एक चैलेंज ये भी था, एंड आई एम रेडी टू फेस सच सिचुएशन। मुझे ऐसी चीजों के लिए ये नहीं है कि मैं नया हूं इसके बारे में, आई एम वेल अवेयर अबाउट दैट सिचुएशन एंड आई एम रेडी टू फेस all the challenges which comes during my job period या during my job tenure, जो भी आने वाला है, जिसमें एक तरीका क्या होगा, आपके पास क्या पूछा जाएगा, रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन के बाद दूसरी चीजें आपके पास क्या पूछा जाएगा, रूरल एरियाज। जैसे लड़कियों से खास तौर से पूछा जाता है कि अगर आपको कोई एक ऐसा बैंक मिलता है जिसकी ब्रांच जो है वो किसी ग्रामीण भाग में है, एंड यू आर बिलोंग्स फ्रॉम द मेट्रो सिटी लाइक पुणे, तो आप वहां बहस मत करने लगना। कुछ लड़के यहाँ पे क्या करते हैं जानते हो, सर मैं तो गांव से ही हूं, तो मुझे गांव बहुत पसंद है। अबे गांव से हो तो गांव बहुत पसंद है, ये अच्छी बात है, पर 2 दिन 10 दिन 20 दिन लगता है, पर आप धीमे धीमे क्या करते हो, आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो। तो आपके दिमाग में ये चीजें बैठा के रखनी है कि भाई ये कुछ भी आंसर आए तो इन बातों पे नहीं उलझना है, आपको बड़े प्यार से इन बातों का आंसर देके खत्म कर देना है कि सर आई एम रेडी टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स विच कम्स ड्यूरिंग माय जॉब टेन्योर, और इसके बारे में आई एम वेल अवेयर अबाउट इट। जब मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले ही मुझे इसके बारे में नॉलेज थी। डन। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में हमेशा बैठा के रखना, रिमोट लोकेशन, रूरल एरिया पोस्टिंग। साथ में बैंकिंग में वर्क लाइफ बैलेंस से भी रिलेटेड सवाल होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ये कुछ भी पूछे आप बड़े प्यार से देखिएगा कि आपका आंसर यही है कि मैंने इसके बारे में पहले भी लोगों से बात करके रखी है और मैं इसके लिए क्या हूं, प्रिपेयर हूं। डन। इसके बाद आपके बैंकिंग इंटरव्यू से रिलेटेड सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट बैंक, या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, शेड्यूल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या है, उसके अलावा नेशनलाइज क्या है। देन आफ्टर दैट आपका एनपीए क्या है, एनपीए के बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ चेक। टाइप्स ऑफ चेक के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है, पूरे मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ के जाइएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ के जाइएगा, और आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेके जाइएगा, ठीक है। तो आप अगर कभी भी किसी भी जगह इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो एचआर राउंड के इतने क्वेश्चन होने के बाद आप फाइनली आपके पास किस पे जाते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज पे। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपको खुद पढ़ना पड़ेगा एज मच एज यू कैन। इसके बाद आपको किसके बारे में सोचना होता है, सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में। ये आप जितना पढ़ सकते हैं वो जरूरी है। सब्जेक्ट नॉलेज में मतलब क्या हुआ, आप एक चीज देखिए, जो बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग प्लस ग्रेजुएशन। जो इंटरव्यू के बारे में तैयारी करने जा रहा है जैसे एमबीए के बाद के लिए है, तो ग्रेजुएशन प्लस मार्केट कंडीशन। मार्केट में क्या क्या चीजें हैं, आप इसको कैसे कैसे आप अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं, तो उनके बारे में आपको इस चीजों को सोचना है। क्लियर है। तो बैंकिंग प्लस ग्रेजुएशन, और लास्ट में करंट अफेयर्स। लास्ट में आपको क्या नहीं छोड़ना है, रिलेटेड टू अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं तो आप करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देते हुए जाइए। विदाउट करंट अफेयर्स एंड नहीं होता इंटरव्यू के बारे में। डन। अब किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है इंटरव्यू से रिलेटेड। 10 से 12 मिनट होगा, जनरल टाइम यही होता है। सर जो आपने वो बीच में बताया कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसे इंक्रीज करूंगा जैसे बैंक एग्जाम से मतलब बैंक में आने से, तो ये मतलब अगर सभी टीचर्स अगर स्टूडेंट को बता रहे हैं तो ऐसे सिमिलर नहीं हो जाएगा सर कहीं। आपको उसको देने के लिए तो मैंने 3 चीजें कहा ना, कि आपके पास सिमिलर चीजें नहीं है। आपको यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक इन इंडियन इकोनॉमी, बैंक के बारे में जिसको जितनी नॉलेज है, उस इंडस्ट्री के बारे में जितनी इंपॉर्टेंस है, वो उसके आंसर को प्रेजेंट करेगा। ये सिमिलर क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि सेम चीजें बताता है, पर टीचर अपना आंसर लिखा के नहीं देता ना कि तुम्हें यही बोलना है। आपको केवल ये वाला पोर्शन इंक्लूड करना है, और इस पोर्शन के बाद आप इस पोर्शन को और इस पोर्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। चाहता तो मैं एक पूरा आंसर भी इसको बना के देख सकता था, पर आप अच्छा
ये आपको बनाना है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक क्या है, क्यों ये ऐसी चीजें हैं, आपको ये 3 पॉइंट इंक्लूड करने हैं, ये हमारा कहना है। तो कॉमन आंसर नहीं आएगा, कॉमन आंसर ही देना होता तो लिख नहीं देता पहले एक ही बार में पूरा यही आंसर याद कर लो और घर जाओ। मतलब ये बात हम और अलग वे में भी बता सकते हैं, इट्स कैसे ऑल्सो भी, पार्ट ऑफ गुड सैलरी और मिडिल। आपको केवल अपने सैलरी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। मेजर मोटो क्या है, किसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है? जैसे बच्चा क्या होता है, गुड सैलरी मिलेगी, अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, तो देर इज नो अट्रैक्शन फॉर द मॉनेटरी रिवॉर्ड, दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर जॉब, कि अगर मैं इस लाइन में आता हूं तो ये तो मुझे मिलने ही वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अब आप एक आईएएस बन जाते हैं तो आप ये थोड़ी नहीं कह सकते मुझे आईएएस बनने के पीछे जुनून क्या था, मुझे एक अच्छी सैलरी मिलेगी, बाकी चीजें मिलेगी। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उसके अलावा जो आपके साथ जो इंपॉर्टेंस है, क्यों आपको वो अच्छा लगता है, वो ज्यादा जरूरी है। डन। और कोई डाउट? नहीं, फॉर्मल्स आप बिल्कुल पहन सकती हैं, फॉर्मल्स पहनने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। हील्स मत पहनिएगा, प्रॉपर चीजें दिखे कि आप फॉर्मल में भी अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं। डन। और अगर आप फॉर्मल्स पहन रही हैं तो कोट जरूर पहनिए। डन। अगर आप फॉर्मल्स पहन रही हैं तो कोट पहनना एक कंपलसरी पार्ट मान के चला जाता है, कि विदाउट कोट ये आपका फॉर्मल कंप्लीट ना माना जाए। तो आप ब्लेजर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर लड़कियों के बारे में, वॉच पहन सकते हैं, क्यों नहीं पहन सकते, बस वॉच ऐसा पहनना कि उस वॉच के पहनने से जब आप स्लीव्स बंद करते हैं तो वो हल्की सी ऊपर रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टिच बन रही होती है, या आगे की तरफ क्या होती है, जब आप स्लीव्स पहनते हैं तो वो गंदी होने की संभावनाएं लाइट कलर में हो जाती है, तो पहले से ही दिखने लगती है। वॉच आप अवॉइड नहीं करना चाहते तो आप पहनिए, पर प्लेन वॉच पहनने की कोशिश कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इंटरव्यू में वॉच पहनना है, आप बिल्कुल पहन सकते हैं। ढीली वॉच मत पहनना, जैसे आज की डेट में स्मार्ट वॉच आती है नॉर्मली वैसे पहन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउ नहीं होते तो आपको पहन के जाने ही नहीं दिया जाएगा, पहली चीज। आप नॉर्मल वॉच पहन के जा सकते हैं, पर उस ज्यादा ढीली वॉच नहीं होनी चाहिए। और एक बार खड़े होकर इंटरव्यू खत्म हुआ, वो मिस करके हाँ, चेयरमैन। आप जैसे आए, थैंक यू सो मच, आपको लास्ट में पैनल को थैंक यू कहना है, थैंक यू सो मच सर, और फिर आप चले जाना है। मतलब मुड़ने के बाद डायरेक्ट बाहर निकल जाना है, हाँ, मुड़ने खुद के बाद, खोल के। हाँ और क्या, दरवाजा कोई और थोड़ी नहीं खोलेगा, मुड़ो और आराम से दरवाजा खोल के चले जाओ। डन। ऑनलाइन वालों को कोई सवाल ही नहीं है? ऑनलाइन कोई सवाल है? ऑनलाइन कोई सवाल है आपका? पूछ सकते हैं आप ऑनलाइन, आपके पास कोई सवाल हो तो। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, सी यू इन द मंथ ऑफ जैन। अब हम आपसे जैन में मुलाकात करेंगे। लास्ट लेक्चर। हाँ, आज मेरा लास्ट था, क्योंकि एक दिन में हम बाकी टॉपिक अपने कुछ स्टार्ट करके भी नहीं कर सकते। अभी मेरा पेपर है, तो मैं 8 तारीख को ही, 9 तारीख को मेरी ट्रेन है, अर्ली मॉर्निंग है। 9 को अर्ली मॉर्निंग ट्रेन होने का मतलब सुबह 4 बजे, तो 8 को कहीं ना कहीं शेड्यूल बिजी होगा, हेक्टिक होगा, जिसके बीच में ये टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। डन। तो अब मुलाकात करते हैं सीधे जैन में, जनवरी में आराम से घूम के, माइंडसेट को क्लियर करके, और जो 5 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उसके सारे क्वेश्चन करके। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहिए, मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू। हैप्पी जर्नी सर। धन्यवाद। एग्जाम 12 तारीख से है बालक, घर जाने में 24 घंटे लगते हैं। चलो, थैंक यू।